आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल टीचर स्टाइल में समझेंगे। पहले हम सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फ्लो क्लियर करेंगे, फिर देखेंगे पार्टिसिपेंट्स ने इसे कैसे फील किया और लास्ट में समझेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस की लिमिट्स क्या थीं। यहीं से मूवमेंट का मेन ट्रिगर और सिंबल स्टार्ट होता है। एंड में हम क्रिटिकली देखेंगे कि ये अप्रोच कहाँ तक काम करती थी। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि ओवरऑल सीक्वेंस और कनेक्शंस एक नजर में क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बिग पिक्चर। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है लॉ को ओपनली ब्रेक करना बट पीसफुली, ताकि मॉरल प्रेशर क्रिएट हो और मासेस मोबिलाइज हो। तो गोल वायलेंस नहीं, लेजिटिमेसी और पब्लिक सपोर्ट बिल्ड करना होता है। अब सॉल्ट क्यों चूज किया गया? सोचो, सॉल्ट एक डेली नीड है, रिच हो या पुअर सब यूज करते हैं। ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स और मोनोपोली ने इस बेसिक चीज को कंट्रोल करके इनजस्टिस को वेरी विजिबल बना दिया। इसलिए सॉल्ट एक परफेक्ट सिंबल बन गया, सिंपल भी और यूनिवर्सल भी। सॉल्ट मार्च का कोर मूव ये था कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डंडी तक मार्च किया और सीसाइड पर जाके सिंबॉलिक तरीके से सॉल्ट बनाया, मतलब लॉ डेलिबरेटली ब्रेक किया। ये एक स्मॉल एक्ट लगता है बट मैसेज ह्यूज था। हम अनजस्ट रूल को एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये मूवमेंट सिर्फ मैच तक लिमिटेड नहीं था। दांडी के बाद एक्शन स्प्रेड हुआ। लोगों ने सॉल्ट लॉज ब्रेक किए, फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट किया, लिकर शॉप्स का पिकेटिंग हुआ और कई जगह नॉन कोऑपरेशन की स्पिरिट वापस आई। आइडिया ये था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सोशल कोऑपरेशन मिलना बंद हो जाए। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स प्रिडिक्टेबल था, रिप्रेशन, अरेस्ट्स, लाठी चार्जेस, बैन्स। और यहीं पर सिविल डिसोबीडियंस का टेस्ट होता है। जब स्टेट फोर्स यूज करे तब भी मूवमेंट को डिसिप्लिन और नॉन वायलेंस मेंटेन करनी होती है, वरना मॉरल एडवांटेज लूज हो सकता है। अब पार्टिसिपेंट्स ने इसे अलग अलग लेंस से देखते थे। बहुत से ऑर्डिनरी विलेजर्स के लिए ये डिग्निटी का सवाल था। पहली बार उन्हें लगा कि हम भी पावर को चैलेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स और यूथ के लिए ये करेज और नेशन बिल्डिंग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था। विमेन का पार्टिसिपेशन भी इम्पोर्टेंट था। कई विमेन पिकेटिंग और बॉयकॉट कैंपेन्स में आगे आईं। उनके लिए ये पब्लिक स्पेस में एंट्री और पॉलिटिकल वॉइस का मोमेंट था। साथ ही लोकल लीडर्स के थ्रू मूवमेंट को विलेज लेवल नेटवर्क्स मिले जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में काम आए। बट सारे पार्टिसिपेंट्स एक जैसा फील नहीं करते थे। कुछ बिजनेस ग्रुप्स को बॉयकॉट और इंस्टेबिलिटी से इकोनॉमिक रिस्क लगता था, इसलिए सपोर्ट कभी स्ट्रांग कभी कॉशियस रहा। कुछ पेजेंट्स को इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता था, रेंट, टैक्सेस, डेट। और जब मूवमेंट उन डिमांड से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता तो डिसअपॉइंटमेंट भी आ सकती थी। अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। पहली लिमिट रिप्रेशन ही है। स्टेट वायलेंस और मैस अरेस्ट से मोमेंटम हर्ट हो सकता है। दूसरी लिमिट कोऑर्डिनेशन। पूरी कंट्री में नॉन वायलेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करना टफ होता है और कहीं भी वायलेंस हो जाए तो क्रैकडाउन और लेजिटिमेसी लॉस का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड लिमिट है पॉलिटिकल बार्गेनिंग और अनइवन पार्टिसिपेशन। सिविल डिसोबीडियंस अक्सर नेगोशिएशंस पर एंड होती है, जैसे अग्रीमेंट्स और पैक्ट्स। इसे कुछ लोगों को लगता है कि सैक्रिफाइस के बाद गेन्स पार्शियल रहे हैं। साथ ही डिफरेंट रीजन्स और कम्युनिटीज में पार्टिसिपेशन इक्वल नहीं होती, तो मूवमेंट का इम्पैक्ट अनइवन हो सकता है। तो रैप अप करते हैं। सॉल्ट मार्च ने एक सिंपल इश्यू को मास पॉलिटिक्स का पावरफुल सिंबल बना दिया। सिविल डिसोबीडियंस ने ब्रिटिश रूल की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया। पार्टिसिपेंट्स को एजेंसी का फील दिया, बट रिप्रेशन, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स और अनइवन एक्सपेक्टेशंस की वजह से इस अप्रोच की बाउंड्रीज भी क्लियर होती हैं। अगर तुम चाहो हम इसको एग्जाम स्टाइल पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।